सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने पठन पाठन में पुरजोर तरीके से लगे भिड़े पड़े होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है अपवर्तनांक की इकाई। हा आप कहिएगा सर इकाई रहित होता है अपवर्तनांक। अच्छा, हमको ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमको ये क्वेश्चन का आरआरबी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। अपवर्तनांक की इकाई देखो किसका किसका, एगो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक घर्षण गुणांक। अपवर्तनांक के बाद आ जाइए आप घर्षण गुणांक, अपवर्तनांक के बाद घर्षण गुणांक, विकृति, आवर्धन और आपेक्षिक आर्द्रता। इस सब का मात्रक और बीमा सब मात्रकहीन और बीमाहीन है। सब मात्रकहीन और बीमाहीन है, मात्रकहीन एंड बीमाहीन है। अब हमको ये बताइए दोस्त मेरे, एकदम सिंपल सा जवाब हम आपसे चाहते हैं कि घनत्व अगर अधिक होगा, घनत्व अधिक तो अपवर्तनांक क्या होगा? घनत्व अगर अधिक होगा तो अपवर्तनांक क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका अधिक, दूसरा ऑप्शन है कम। बड़ा एकदम जेन्युइन क्वेश्चन इसका पूछता है और बच्चा इसको नहीं बना पाता है। घनत्व अधिक होगा तो अपवर्तनांक क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए आंसर। व्हाट इज द आंसर? घनत्व अगर अधिक होगा, देखिए जो जितना ज्यादा घना होगा उसका अपवर्तनांक उतना ज्यादा होता है। तो बताइए घनत्व अगर अधिक होगा तो अपवर्तनांक भी अधिक होगा। घनत्व अगर अधिक होगा तो अपवर्तनांक भी क्या होगा? अधिक होगा। आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? अधिक होगा। एक बात बताइए हमको कि अगर तारे टिमटिमाते, इसका आंसर देता है, एक तो सबको पता है अपवर्तन के कारण, एक देगा आपको अपवर्तनांक में अंतर के कारण। तो यह भी आंसर सही है। एक ऑप्शन तो इसका सब जानते हैं अपवर्तन के कारण, एक आंसर आप सब जानते हैं कि अपवर्तन के कारण, और दूसरा ऑप्शन आपको देगा अपवर्तनांक में अंतर के कारण। आप कहिएगा ये क्या पूछ दिए गुरुजी? अपवर्तनांक में अंतर के कारण। जो इजी क्वेश्चन होगा उस पर 5 को बात सिखाएंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, सबको पता है कि तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, लेकिन अपवर्तन जो होता है वो सघन से विरल में जाने के कारण होता है। सघन से विरल में गया मतलब सघन का अपवर्तनांक ज्यादा, विरल का कम, यानी अपवर्तनांक में अंतर के कारण हुआ। ये दोस्त मेरे थोड़ा सा ध्यान रखना है, घनत्व जिसका अधिक होगा उसका अपवर्तनांक भी अधिक होगा। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण और अपवर्तनांक में अंतर के कारण, क्योंकि अपवर्तन जो होता है वो सघन से विरल और विरल से सघन होता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में आप भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन को एकदम ध्यान से देख लो। भौतिक परिवर्तन का हम यहां ध्यान देना, ये आपके एकदम सिलेबस में है, वह परिवर्तन जिसे पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल आपको भी पता है, पानी से बर्फ बनेगा, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा, तो पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय, इसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ, ये क्वेश्चन जब कथन निष्कर्ष में पूछेगा ना तो गड़बड़ा देगा। रासायनिक परिवर्तन हो गया जो ना मिले, रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें जो ना मिले तो इसमें क्या होगा? जैसे एग्जांपल खाने का पचना, खाने का पचना, इसमें देखो क्या है कि रासायनिक परिवर्तन ना मिले यानी खाने का पचना, वैसा परिवर्तन जिसे पूर्ण प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पानी बर्फ बनेगा, बर्फ फिर पानी बनेगा, इसे भौतिक परिवर्तन। आज खाना पच जाएगा फिर से खाना नहीं बनेगा, यह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका ठीक उल्टा रासायनिक होता है। अब कहता है जो भौतिक कहेगा निम्न से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन पकड़िएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर कहता है यह प्रत्यावर्ती अभिक्रिया को दर्शाता है। इसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता, पानी से बर्फ बनेगा, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा। इसमें देखो खाना पच जाएगा तो नए पदार्थ का निर्माण होगा। चीनी पानी का मिश्रण, रोटी का बेलना, तार का मोड़ना, ये सब जो है मोम का पिघलना, बर्फ का जमना, ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये सब कौन परिवर्तन है दोस्त मेरे? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन बताओ तो हमको जल्दी से। अस्थाई परिवर्तन, बड़ा आपका समझ बहुत बढ़िया है। अस्थाई परिवर्तन कौन है?
भौतिक है कि रासायनिक है? जल्दी से बता दीजिए, अस्थाई परिवर्तन कौन है, भौतिक की रासायनिक? व्हाट इज द आंसर? अस्थाई परिवर्तन कौन है, भौतिक या रासायनिक? व्हाट इज द आंसर? देखो, ये परिवर्तित होने के बाद पुनः प्राप्त हो जाता है पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, तो ये दोस्त मेरे अस्थाई परिवर्तन है। और ये जो है ना रासायनिक, अस्थाई परिवर्तन हो गया रासायनिक, ये एक बार ये बदल जाएगा, पच जाएगा, फिर से खाना नहीं मिलेगा। तो ये अस्थाई परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन है। अस्थाई परिवर्तन में कौन परिवर्तन है दोस्त मेरे? रासायनिक परिवर्तन है। अगला अगला अगला, यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? देखो, आज टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन है। एक समान गति में है यानी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, यानी एक समान गति में है। तो कह रहा है कौन सा वाक्य सही है? वस्तु एक नियत चाल से गति कर रही है। देखो तो ये सही है कि नहीं? एक नियत चाल से गति कर रही है। इसमें दो ऑप्शन हो सकता है, एक तो चाल नियत 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 है, चाल नियत है, और दूसरा त्वरण का मान जो है वो शून्य है। दूसरा त्वरण का मान भी शून्य है। तो देखो, एक के पहले ऑप्शन में दे दिया है वस्तु की चाल नियत। अगर एक समान गति में है तो इसकी चाल क्या है दोस्त मेरे? नियत है। एक समान गति में है तो इसकी चाल क्या है दोस्त मेरे? नियत है। आजा 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 अगले क्वेश्चन की ओर। रासायनिक परिवर्तन अभी तुरंत बताए थे। रासायनिक वैसा परिवर्तन जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके, जैसे खाने का पचना, खाने का पचना, खाने का पचना नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यह अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया है, अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया है। कहते हैं दोस्त मेरे, इसमें नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। खाना खा लोगे, नया पदार्थ बन जाएगा। जलना, किसी भी चीज का जलना, लोहे में जंग लगना, सड़ना, पाचन, श्वसन, ये सब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रत्येक नया पदार्थ का खोज रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन है, हाँ, द्वारा किया जाता है। नया पदार्थ इसमें बन जाता है। अच्छा, वो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन तुमको पूछते हैं, तुम कहोगे सर इतना सड़ा हुआ चीज तो हमको आता है। किण्वन बताइए तो कौन प्रक्रिया है? किण्वन के बारे में अगर हम बात करें तो कौन प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन है भौतिक और दूसरा ऑप्शन है रासायनिक। बताओ जल्दी से, किण्वन क्या है, भौतिक की रासायनिक? किण्वन कौन प्रक्रम है, जल्दी से बता दो, भौतिक की रासायनिक? व्हाट इज द आंसर? किण्वन में कोई भी चीज सड़ जाता है, अब बता दो, सड़ जाएगा मतलब परमानेंटली खत्म, यानी रासायनिक परिवर्तन। किण्वन में कोई भी चीज सड़ जाता है यानी रासायनिक परिवर्तन होगा। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दे दो दोस्त मेरे, इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आई बराबर फॉर्मूला होता है mr²। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। आई बोले तो जड़त्व, एम बोले तो द्रव्यमान, और आर बोले तो त्रिज्या। अब जल्दी से बताओ, जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती, एकदम समानुपाती है। देखो तो आंसर होगा क्या? एकदम देखो आंसर होगा क्या? जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती, त्रिज्या के वर्ग का समानुपाती। तो पहले नंबर आंसर, जड़त्व द्रव्यमान की माप देता है। जड़त्व की अगर हम बात करें, द्रव्यमान की माप देता है, जड़त्व द्रव्यमान की माप देता है, संवेग गति की मात्रा की माप देता है, आवेग भार की माप, भार का माप देता है, संवेग गति की मात्रा, संवेग गति की मात्रा का माप देता है, आवेग, आवेग भार की मात्रा का माप देता है, और क्या है? जड़त्व, जड़त्व, जड़त्व द्रव्यमान का माप देता है, जड़त्व द्रव्यमान का माप देता है। जड़त्व किसका माप देता है? द्रव्यमान का माप देता है। संवेग गति की मात्रा का माप देता है। अगला अगला अगला, एकदम आसान क्वेश्चन है, को तुमसे पूछते हैं, जल्दी से बता दो। अकेले नहीं होता, अकेले नहीं होता, अकेले नहीं होता है कौन? एक ऑप्शन है संवेग और दूसरा ऑप्शन है बल। बताओ कौन अकेले नहीं होता है? व्हाट इज द आंसर? एक ऑप्शन है संवेग और दूसरा ऑप्शन है बल। व्हाट इज द आंसर? अकेले नहीं होता, अकेले नहीं होता। एक ऑप्शन है संवेग, एक ऑप्शन है बल। बल कभी अकेले नहीं होता, बल जब भी होगा किसी के साथ होगा। अगला अगला अगला, कहते हैं लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन के रंग में परिवर्तन होता है।
एकदम होता है। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, और आयरन सल्फेट हल्का हरा हो जाता है। देख लो, कहते हैं लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट का विलयन, लोहे के साथ जो अभिक्रिया करेगा कॉपर सल्फेट का विलयन तो नीला, और आयरन हो जाएगा हल्का हरा। ये पूछता है दोस्त मेरे कि कॉपर सल्फेट, सबसे पहले तो कॉपर सल्फेट के बारे में अगर पूछेगा तो कॉपर सल्फेट अम्लीय होता है। कॉपर सल्फेट जो होता है वो अम्लीय होता है, और कहता है लोहे के साथ, एनसीईआरटी का मामला है दोस्त मेरे, इसलिए गड़बड़ नहीं करना। लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन में परिवर्तन, तो कॉपर सल्फेट नीला हो जाता है और आयरन सल्फेट हल्का हरा हो जाता है। आयरन सल्फेट कॉपर सल्फेट के साथ कैसा हो जाता है दोस्त मेरे, हरा हो जाता है। ध्यान से देख लो, कॉपर सल्फेट विलयन नीला थोथा प्लस लोहा, आयरन सल्फेट विलयन यानी हरे कलर का, और कॉपर किस कलर का, भूरे कलर का निक्षेप बन जाता है। आई भाई ऐसे भी सीधा याद रखो ना, कॉपर सल्फेट नीला थोथा होता है। हाँ, कहते हैं 600 न्यूटन भार का 10 मीटर की ऊंचाई तक रस्सी द्वारा चढ़ता है, इस कार्य को पूरा करने में 20 सेकंड लगता है। ओए होए होए, शक्ति याद करो। देखो टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, शक्ति जब भी कहे ना mgh/t लगा ले दोस्त मेरे। m का मान, mg का मान दे दिया, न्यूटन दे दिया मतलब mg का मान दे दिया है, तो mg का मान ले लो 600, h का मान ले लो 10, t का मान हो गया 20, खट से पुट करो, 1010 गल्लो, 2 तिया 6 300, तो पावर इज इक्वल टू 300 वाट इज द राइट आंसर। इसमें खाली बुद्धिमानी क्या है ये देखो, हेलो, बुद्धिमानी ख्याली क्या है कि न्यूटन का मतलब हो गया mg दे दिया है तुमको, और पावर तो आपको पता है शक्ति बराबर कार्य बटा समय भी होता है, और mgh/t भी होता है, mgh/t भी होता है। हेलो हेलो, mgh क्या होता है, t भी होता है। आंसर हा, अगला अगला अगला, रासायनिक परिवर्तन में घटने वाली घटना निम्नलिखित है। देख लो रासायनिक परिवर्तन में जो घटना निम्नलिखित हैं वो कौन कौन सी है। रासायनिक परिवर्तन मतलब ना मिले, मिल जाए परिवर्तित होने के बाद वही चीज मतलब भौतिक। रासायनिक परिवर्तन मतलब ना मिले, ना मिले, ना मिले वो रासायनिक। ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना और उनका अवशोषण। पराबैंगनी किरण जो सूर्य से आ रहा है क्या फिर से मिल जाएगा सूर्य को, नहीं मिलेगा। ध्वनि उत्पन्न हो जाएगा फिर से वापस नहीं आएगा। गंध में परिवर्तन हो जाएगा, एक बार कोई चीज सड़ जाएगा और नया गंध आ जाएगा, फिर से पुराना गंध नहीं आएगा। रंग में परिवर्तन हो जाएगा, फिर से नया पुराना रंग नहीं आएगा। किसी गैस का बन जाना, कोई भी गैस बन जाएगा फिर से लौट के वो गैस नहीं आएगा। ये सब ना मिले, एक भी देखो, रंग बदल जाएगा नहीं मिलेगा, कोई गैस बन जाएगा नहीं मिलेगा, कोई गंध आ जाएगा फिर से पुराना सही वो नहीं होगा, खट्टा हो जाएगा फिर से सही नहीं होगा। दिमाग में सोचना है क्या वो परिवर्तित, जैसे बर्फ पानी बनेगा, पानी फिर बर्फ बन जाएगा, क्या कोई चीज से गंध आने लगेगा क्या फिर से वो न्यूट्रल होगा, कभी नहीं होगा। तो दोस्तों ये कोई एग्जांपल हम तरह बताते हैं, जल्दी से बताना, इसी का एग्जांपल है, जल्दी से बताना। सोडियम, सोडियम पानी में, सोडियम जो है पानी में, सोडियम को रखते हैं दोस्त मेरे हवा में। आपको पता है सोडियम हवा में आग लग जाता है, तो बताओ कौन परिवर्तन है, भौतिक है कि रासायनिक है? भौतिक है कि रासायनिक है, जल्दी बताओ। सोडियम जो है आग लग जाता है हवा में, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? जल्दी बताओ, भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन? सोडियम हवा में आग लग जाता है, भौतिक की रासायनिक? तो दोस्त मेरे कहेंगे आग लग जाता है ना तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाएगा मतलब अस्थाई, नहीं मिलेगा मतलब अस्थाई। अगला 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 कहता है किसी वस्तु पर एक नियत बल F लगाया जाता है, यदि वस्तु डैश तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक। यदि देख लो एकदम सिंपल है, अब कितना बार बोले हैं, अगर बल और विस्थापन दोनों सेम दिशा में होगा, थीटा का मान 0 डिग्री होगा, कार्य का मान महत्तम होगा। कार्य का मान महत्तम होगा, कार्य का मान क्या होगा दोस्त मेरे, महत्तम होगा, कार्य का मान महत्तम होगा। तो एक बात बताओ, लंबवत होगा, लंबवत होगा तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा, कार्य का मान 0 हो जाएगा। विपरीत होगा, थीटा का मान 180 डिग्री होगा, कार्य का मान ऋणात्मक हो जाएगा। विस्थापन नहीं होगा तो भैया W का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि W बराबर होता है Fs
कॉस थीटा, एस का मान 0 हो जाएगा, डब्ल्यू का मान 0 हो जाएगा, लेकिन बल की दिशा में विस्थापन होगा तो कार्य महत्तम होगा। महत्तम होगा मतलब धनात्मक होगा, महत्तम होगा मतलब क्या होगा, धनात्मक होगा। आंसर अगला, थीटा 90 होगा, कार्य का मान 0 हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना, देख लो बढ़िया से भाई मेरे, लोहे पर जंग लगना का क्वेश्चन है, एवे करता है। लोहे पर जंग लगता है दोस्त मेरे ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में, ऑक्सीजन और नमी की, हेलो हेलो हेलो, लोहे पर जंग लगना, लवण युक्त जल में जंग लगने की दर बढ़ जाती है, एकदम ध्यान रखिएगा। जब भी नमकीन पानी में दीजिएगा जंग लगने की दर बढ़ जाएगी। क्रोमियम, निकेल, पेंट, ग्रीस, तेल, ये सब जंग से बचाता है। क्रोमियम, निकेल, पेंट जंग से बचाता है। लोहे को कठोरता के लिए हम लोग कार्बन यूज करते हैं, ये कार्बन कठोरता के लिए यूज करते हैं, और क्रोमियम जो है जंग से बचाता है। लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्ता का लेप चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है, या जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, जस्तीकरण कहलाता है, जस्तीकरण कहलाता है। लवण युक्त, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, समुद्री पानी में जंग जो लगता है वो अधिक लगता है। एक चीज और ध्यान रखना, जंग लगने से भार बढ़ता है। जंग लगने से अगर आप कहिएगा तो भार बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में घटने लगता है। अच्छा बताओ तो जंग का फॉर्मूला क्या होता है? एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है Fe2O3, दूसरा ऑप्शन है Al2O3, तीसरा ऑप्शन है FeO। बताओ तो कौन है? जंग का फॉर्मूला कौन है? एकदम सिंपल क्वेश्चन दिए है। जंग का फॉर्मूला है दोस्त मेरे Fe2O3। अगला अगला अगला, कहते हैं निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग को द्रवित करने के लिए किया था? देखो, किसी भी चीज को द्रव में बदलना है ना, जैसे आपको गैस को द्रव में बदलना है, ध्यान से देखना। आप सिलेंडर देखे हो, जस्ट हम हमेशा ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन में से आता है। गैस को द्रव में बदलना है यानी ठंडा करना होगा, ठंडा कीजिएगा, तापमान को कम करना होगा। यही काम आप सिलेंडर में करते हैं। एलपीजी सिलेंडर में क्या करते हैं? गैस को द्रव में बदलते हैं, लेकिन उसका प्रेशर कितना हाई होता है, दाब, सिलेंडर में प्रेशर जो होता है वो, दाब जो होता है वो अधिक होता है। देखिए, किसी भी चीज को अगर गैस को द्रव में बदलना है तो ठंडा करना होगा, ठंडा करना होगा मतलब तापमान को कम करना होगा, और इसमें सिलेंडर में दाब अधिक होता है, प्रेशर हाई होता है। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? तापमान को कम करना, तापमान को घटाना और दाब को बढ़ाना इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बताओ तो एलपीजी में गंध के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक ऑप्शन है इथाइल मरकेप्टेन, दोनों ऑप्शन में देता है। एक ऑप्शन है इथाइल मरकेप्टेन और दूसरा ऑप्शन है मिथाइल मरकेप्टेन। मिथाइल मरकेप्टेन, एक है इथाइल मरकेप्टेन और दूसरा है मिथाइल मरकेप्टेन। व्हाट इज द आंसर? जब बताओ, एलपीजी गंधहीन है। एलपीजी की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो ये गंधहीन होता है। और एलपीजी बताओ इथाइल मरकेप्टेन की मिथाइल मरकेप्टेन? व्हाट इज द आंसर? तो आपको इस आंसर चाहिए इथाइल मरकेप्टेन। और एलपीजी में जल्दी से बता दो तो एक ऑप्शन है तुम्हारा ब्यूटेन, एक ऑप्शन है ब्यूटेन और दूसरा ऑप्शन है मीथेन। मीथेन आंसर बता दो क्या हो जाएगा? एलपीजी में ब्यूटेन और सीएनजी और बायोगैस में मीथेन। एलपीजी की अगर हम बात करें तो एलपीजी में ब्यूटेन, गंध के लिए इथाइल मरकेप्टेन, और ये गंधहीन होता है। नहीं मिलाइएगा इथाइल मरकेप्टेन तो पते नहीं चलेगा अगर लीक भी रहेगा तो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊष्मा, ऊष्मा अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ाइएगा अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। उष्मा बढ़ाइएगा ना तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जैसे इसीलिए गर्म खाना तेजी से आपकी ओर आता है, तो ताप बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊष्मा अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है, ताप अणुओं के गति के कारण उत्पन्न होता है, और ऊष्मा अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण। ऊष्मा ताप के अंतर के कारण प्रवाहित होता है, धारा विभव में अंतर के कारण प्रवाहित होता है, गैस सांद्रता में अंतर के कारण प्रवाहित होता है, द्रव स्तर में अंतर के कारण प्रवाहित होता है। यानी विभवांतर के कारण जो है धारा का प्रवाह, तापांतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह। ऊष्मा का सही मात्रक जूल है, जबकि इसका सीजीएस मात्रक अर्ग है। इसका सीजीएस मात्रक क्या है दोस्त मेरे? अर्ग है। ताप का सही मात्रक केल्विन है, इसका सीजीएस मात्रक डिग्री सी है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ऊष्मा अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है,
ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का SI मात्रक जूल है। अच्छा बताओ तो 1 कैलोरी बराबर 3.2 जूल होता है या 4.2 जूल होता है? जल्दी से बता दो आंसर। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? जल्दी बता दो आंसर दोस्त मेरे, व्हाट इज द आंसर? 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल इज द राइट आंसर। फिर कहता है एक ही वस्तु किसी व्यक्ति के लिए ठंडा और किसी के लिए गर्म हो सकता है, डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पर। आजा आजा, किसी तारे का स्पष्ट स्थिति थोड़ा बदला है अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, उसकी स्थिति बदली हुई है अपवर्तन के कारण। आंसर बता दो। और अभी तुरंत बताए थे वायुमंडल अपवर्तन क्यों होता है, अलग अलग परत की सघनता अलग अलग है, अलग अलग परत का अपवर्तनांक अलग अलग है। आंसर बता। तारे का स्वयं प्रकाश नहीं होता, वायुमंडल के विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग है, घनत्व के जगह पर अपवर्तनांक दे देता, ये भी सही हो जाता, ये भी सही हो जाता, ये भी सही हो जाता। अगला अगला तापमापी देखो, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट नाम सुने हो? डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? फ़ारेनहाइट ने, इसलिए इसे फ़ारेनहाइट थर्मामीटर कहते हैं। इसका रेंज खूब पूछता है आजकल, क्योंकि एनसीईआरटी में देखो दिया हुआ है, एनसीईआरटी का ही सब लाइन है। इसमें पारा का प्रयोग किया जाता है, सबको पता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं पारा ने गर्म करो। ई महा भी है, इसका रेंज जो है 35 से 42 डिग्री सी है डॉक्टरी थर्मामीटर का, या फ़ारेनहाइट में 95 से 110 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट है, याद रखिएगा। मानव शरीर का ताप 37 डिग्री से या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसी पर लाल निशान होता है, इसी पर दोस्त मेरे लाल निशान होता है, इसी पर लाल निशान होता है। कितना पर? सामान्य शरीर का ताप। पारा विषैला होने के कारण इसमें गैलेस्टीन का प्रयोग किया जाता है। पारा विषैला होने के कारण कभी कभी इसमें क्या यूज करते हैं? गैलेस्टीन। कहेगा बताओ मानव शरीर का जो थर्मामीटर होता है वो सामान्य ताप कितना दर्शाता है? 37 डिग्री से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहेगा इसका रेंज कितना है? 35 से 42 या 95 से 110 डिग्री सी में 35 से 42, 100 बार का पूछा हुआ है। 95 से 110, इसमें क्या भरा जाता है? पारा। सर्वप्रथम इसका आविष्कार किसने किया? फ़ारेनहाइट ने। सर्वप्रथम इसका आविष्कार किसने किया दोस्त मेरे? फ़ारेनहाइट ने किया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 है, अ है मतलब f का मान हो जाएगा 4/2 कर देंगे, 4/2 कर देंगे विथ माइनस, तो हो जाएगा -2 मीटर। कहते हैं यदि कोई वस्तु दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर है, u का मान भी है 2 मीटर यानी -2 मीटर, तो बताओ छवि कहां बनेगा? अवतल दर्पण में अगर f भी 2 है, u भी 2 है, यानी वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा। अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं कर सकते हैं नए एनसीईआरटी के अनुसार। ओए होए होए होए, स्थलीय समीर, ये सब दोस्त मेरे यह रात में चलता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 1-2 लाइन देख लो, कुछ खास नहीं है। स्थलीय समीर जो है ये रात में चलता है, इसकी दिशा पृथ्वी से समुद्र की ओर होती है और इसमें दक्षिणावर्त दिशा में बहता है। ये आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, बट इसका जरूरत नहीं है, स्किप करते हैं हम लोग इसको। एक प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इसका प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, आई बराबर होता है V/R। चलो आई नया ले लेते हैं, आई नया बराबर V/, अगर आधा कर दिया जाए यानी R/2 कर दिया जाए और उनके सिरों के बीच वोल्टेज स्थिर रखा जाए तो धारा में क्या परिवर्तन हो जाएगा? ई 2 ऊपर चल जाएगा, 2V/R। अब V/R को आई लिखते हैं, 2I इज द राइट आंसर। मारो सरिया के दुगुना, यह दुगुना हो जाएगा। यह दुगुना हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्त मेरे? दुगुना हो जाता है। चलो अगले में चलते हैं। ये रुक जा, समुद्री समीर, समुद्री समीर आपका तो हम हटा दिए थे इस देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो तो क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी चालक से 10 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, आवेश क्या होगा? Q बराबर फॉर्मूला होता है IT, खट से लगाओ। Q बराबर IT होता है, I का मान हो गया 1 और T का मान हो गया 10, यानी 10 कूलम इज द राइट आंसर। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है।
जरा सा भी होशियारी नहीं करना दोस्त मेरे। Q बराबर IT भी होता है और Q बराबर NE भी होता है, और यहीं से आता है NE बराबर IT। यहां से आजकल फॉर्मूला इसका पूछने लगा है। N त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये IT बटा E होता है, और यही त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होता है, अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो तो। 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है? 18 होता है, अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो तो। चलो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देख लेते हैं एक बार, एक नजर। सर्दियों में एक वस्त्र के अपेक्षा 2 वस्त्र अधिक लाभदायक है। देखो, एक मोटा कपड़ा सर्दी में नहीं पहनना चाहिए, 2 पतला कपड़ा पहनिए, उसके 2 पतले कपड़े के बीच में हवा रहेगा, और हवा उष्मा का कुचालक है। हवा उष्मा का क्या है? कुचालक है। विकिरण द्वारा पृथ्वी गर्म होता है, संवहन द्वारा वायुमंडल गर्म होता है, और पृथ्वी एवं पानी से परावर्तित किरण द्वारा। देखो, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है विकिरण द्वारा, यहां आकर वायुमंडल को गर्म करती है संवहन द्वारा। आपको कहेगा वायुमंडल गर्म होता है, यानी वायु गर्म हो रहा है, मतलब किसके द्वारा? संवहन के द्वारा। और सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। ताप किसी वस्तु की किसका माप देता है? उष्मा का। ऊनी कपड़ा उष्मा का क्या है? कुचालक होता है, जो शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकता है। आपको कहेगा ऊनी कपड़ा क्या हमें उष्मा देता है? नहीं, ऊनी कपड़ा हमारे शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकता है। ऊनी कपड़ा जो है वो हमारे शरीर की उष्मा को बाहर जाने से क्या करता है? रोकता है। ऊनी कपड़ा की अगर हम बात करें तो ये हमारे शरीर की उष्मा को बाहर जाने से क्या करता है दोस्त मेरे? रोकता है। चलो अगला क्वेश्चन कहता है, एक परमाणु में 17 प्रोटॉन, एक कोई तत्व है मान लो, 17 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन ही परमाणु संख्या है, प्रोटॉन ही परमाणु संख्या है। बहुत बढ़िया बात। 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है। 18 न्यूट्रॉन अगर होगा, इसका मतलब ये 35 होगा, तब ना 35 में से 17 गया तो न्यूट्रॉन 18 हो जाएगा। तो कह रहा है इसकी द्रव्यमान संख्या 35 हो जाएगा। मारो सरिया के देख लो, कह रहा है 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, कोई बात नहीं, जो प्रोटॉन वही इलेक्ट्रॉन वही परमाणु संख्या। अब कह रहा है द्रव्यमान कितना होगा? अगर न्यूट्रॉन 18 है तो न्यूट्रॉन इसमें से इसको घटाते हैं तो न्यूट्रॉन आता है, ये 35 होगा, तब ना 35 में 17 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा आंसर। 35 में से 17 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ओहो हो। ऊष्मीय प्रक्रम दोस्त मेरे, ये तीनों एकदम याद रखना, क्वेश्चंस आते हैं यहां से। चालन, आपको पता है ठोस में बिना अणुओं की गति के कारण उष्मा का स्थानांतरण, जैसे इसको हम गर्म करेंगे यहां और यहां हमको गर्मी लगेगा, यहां का अणु यहां नहीं आएगा। ठोस में होता है चालन। किसमें होता है दोस्त मेरे? ठोस में होता है चालन। फिर कहता है संवहन। संवहन होता है द्रव या गैस में होता है संवहन, अणुओं की गति के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण। जैसे पानी में जो द्रव को गर्म करोगे, नीचे से उष्मा ऊपर आएगा, तो पानी का बुलबुला नीचे से ऊपर आता है, तो द्रव अणुओं की गति के कारण। और विकिरण बिना माध्यम के, भैया सूर्य के पास कोई माध्यम है, लेकिन वहां से आता है कौन विधि द्वारा? विकिरण द्वारा। ठोस में सबसे तीव्र, सबसे धीमा विधि, सबसे धीमा विधि क्या है? चालन। सबसे तीव्र विधि क्या है? सबसे तीव्र विधि क्या है? विकिरण। सबसे तीव्र विधि क्या है? विकिरण। सबसे धीमा विधि क्या है? चालन। ठोस में क्या होता है? चालन। द्रव और गैस में क्या होता है? संवहन। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है, विकिरण। बिना अणुओं की गति के ठोस में होगा चालन। द्रव में तो पानी का बुलबुला नीचे से ऊपर आता है अणुओं की गति के कारण। और बिना माध्यम के हो जाएगा विकिरण। बिना माध्यम के दोस्त मेरे हो जाएगा विकिरण। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? ध्यान से पढ़ना, गड़बड़ नहीं करना। समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है मतलब विषमांगी है। विषमांगी है, आपको पता है विषमांगी घुलता नहीं है, घुलता मिलता नहीं है। हर सरिया के जल्दी बता, व्हाट इज आंसर? आंसर बता दो जल्दी से। 12 नंबर का क्या हो जाएगा? चीनी का घोल एकदम समांगी है। शुद्ध वायु पूरा पूरा घुला मिला रहता है, शुद्ध वायु रहेगा। सिरका भी घुला मिला रहता है। गूदे वाले संतरे का रस, कभी रस निकाल के देखना, थोड़ा बीज रहेगा, कहीं मोटा रहेगा, कहीं पतला रहेगा। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? ये अब जैसे कह देगा नमक पानी समांगी है,
तेल और पानी नहीं मिलता है, विषमांगी है। गूदे वाले संतरे का रस जो है उसमें देखना एकदम कुछ ना कुछ रहबे करता है। ओए इधर आजा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कब बनता है? तब बनता है जब जिप्सम को 100 केल्विन या 373 डिग्री सी पर गर्म करते हैं, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। देखो कौन होगा आंसर। जिप्सम को 100 डिग्री सी या 373 केल्विन, जिप्सम को 373 पर गर्म करने पर पानी के अणु नष्ट हो जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। लवण को गर्म करने से नहीं, सोडा को गर्म करने, अमोनिया को गर्म करने से नहीं, जिप्सम को गर्म करने से, वो भी 100 डिग्री सी पर, वो भी उसी को 373 केल्विन आप कह सकते हैं। कहते हैं क्षार के साथ अत्यधिक ऑक्साइड की अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ जल्दी से बताओ। क्षार के साथ अत्यधिक ऑक्साइड की अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड। देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। धातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय, धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय। देखो हमारा डाउट हो भी जाएगा तो हम ठीक कर लेंगे। क्षारीय। अधातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय, अधातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय। याद नहीं रहता है, मेरा भी गड़बड़ हो जाता है, तुम ठीक कर लो। एकदम याद करने का जुगाड़ याद रखो। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। अब देखो क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड मतलब अम्ल की बात कर रहा है, क्योंकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अब क्षार के साथ अम्ल की अभिक्रिया, सबको पता है लवण प्लस जल बनेगा और ऊष्मा देगा यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। मार्सरिया के आंसर। क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया लवण और जल देगा, एकदम देगा, क्योंकि अधातु के ऑक्साइड मतलब अम्लीय। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, अभी तुरंत बताएं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धातुओं के पतले तारों को खींचने की क्षमता को प्रदर्शित करता है? तन्यता। और चादर बनाने का गुण जो है वो अधात्वर्णीयता। ये दोनों जो है सबसे ज्यादा होता है सोना का, उससे कम चांदी का, उससे कम चांदी का, उससे कम कॉपर का, उससे कम अल्युमिनियम का। सबसे ज्यादा सोना, उससे कम चांदी, उससे कम कॉपर, उससे कम अल्युमिनियम। अधात्वर्णीयता पीठ के चादर, तन्यता खींच के तार, ये दोनों नहीं होता है। ना तो अधात्वर्णीयता होता है ना ही तन्यता होता है। केकरा में? कांच में, कांच में नहीं होता। ढलवा लोहा में भी नहीं होता, क्योंकि ये लोग भंगूर होता है। ना आप इसका तार बना सकते हैं ना पीठ के चादर। कभी ढलवा लोहा पे हथौड़ा मार के देखिएगा, चकनाचूर हो जाएगा। खींच के तार बनाना क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। पीठ के चादर बनाना अधात्वर्णीयता। अधात्वर्णीयता और तन्यता दोनों सोना चांदी कॉपर अल्युमिनियम। कांच और ढलवा लोहा ना तो अधात्वर्धनीय है ना ही तन्य है, क्योंकि यह भंगूर है। समजातीय श्रेणी में कितने का अंतर होता है? मर्द CH2 का अंतर होता है। परमाणु भार में कहेगा 14 का। समजातीय श्रेणी में 14 परमाणु भार का अंतर होता है। एक में तो कुछ सोचना ही नहीं है। देख लो CH2 का अंतर है कि नहीं। ये सब जगह CH2 का अंतर आपको दिखाई देगा, सब जगह आपको CH2 का अंतर दिखाई देगा। समझाती होमोलोगस सीरीज कहते हैं इसको। लवक माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है? बताओ जल्दी से। 17 नंबर। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। लवक जो होता है केवल पादप में होता है, लवक केवल पादप में होता है, लवक केवल पादप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। भैया एटीपी का निर्माण यही होता है। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। केवल पादप में लवक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन के नंबरिंग में दोस्त मेरे गड़बड़ किया होगा। बताओ आंसर।
दोनों में अपना अपना डीएनए और अपना अपना राइबोसोम होता है। राइबोसोम ध्यान रखना दोस्त मेरे, प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम पाया जाता है। ओए ओए आजा। यदि लयन काय को कोशिका का आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का शक्ति केंद्र कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मारो प्लास्टिड को ही लवक कहते हैं भाई। ये केवल पादप में पाया जाता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक रंग के लिए, अवर्णी लवक प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के संग्रह के लिए। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो भाग है, एक रफ एक स्मूथ। रफ होता है, इस पे राइबोसोम होता है। रफ की अगर बात करोगे तो इस पे राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम की अगर हम बात करें ये प्रोटीन फैक्ट्री है। और स्मूथ जो होता है इस पर लिपिड और वसा होता है। लिपिड और वसा जो होता है ये स्मूथ पर होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो भाग, रफ और स्मूथ। रफ पे राइबोसोम और स्मूथ पे लिपिड और वसा। लिपिड और वसा एकदम दोस्त मेरे। डेली मात्र 40 से 45 मिनट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के हम आपको सिखा देंगे। आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर? ग्रास नली और मुख के अस्तर में क्या होता है? एपिथेलियम होता है। इसमें सोचना क्या है दोस्त मेरा, वो भी कौन सा? अस्तरित सल्की एपिथेलियम। एपिथेलियम जो होता है अस्तरीय सल्की एपिथेलियम जो है हम लोग ग्रास नली में यूज करते हैं। ग्रास नली में याद रखना पाचन नहीं होता है। पाचन इसोफेगस में जो है पाचन नहीं होता है। मुख में पाचन शुरू हो जाता है। पाचन शुरू हो जाता है और यहां कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। अलग अलग प्रकार का एपिथेलियम टिश्यू है। हाँ, अच्छा बताओ तो वसा का संबंध किस उत्तक से है? वसा का संबंध बताओ किस उत्तक से है? एक ऑप्शन है आपका संयोजी, संयोजी, या दूसरा ऑप्शन है एडिपोज टिश्यू से। एडिपोज टिश्यू से। बताओ वसा का संबंध किससे है? व्हाट इज द आंसर? वसा का संबंध जल्दी से बता दो किससे? एडिपोज टिश्यू इज द राइट आंसर। वसा से ही शरीर में गर्मी मिलती है और वसा से ऊर्जा भी मिलता है। 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, बाकी सबसे 4.2। पौधों में ऑक्सीजन का कार्य भाई वृद्धि करना है, एक की सोचना है, प्रकाश संवेदी होता है। आंसर बताओ। मोटाई में ना लंबाई में? ऑक्सीजन जो होता है कोशिका के लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता देता है। एब्सिसिक अम्ल पतझड़ वृद्धि को रोक देता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन। जिब्रेलिन वृद्धि हार्मोन है। जिब्रेलिन भी क्या है? वृद्धि हार्मोन है। तो दोस्त मेरे ये था आपका आज का सेशन और मात्र 40 से 45 मिनट का सेशन होगा और अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको पढ़ा देंगे। खूब मन लगा के पढ़िए क्योंकि इस बार एक सीट आपको लेना ही लेना है। और जो लोग इस बार एक सीट लेने वाले हैं जल्दी से एक बार हार्ट भेज दीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। और कल से ग्रुप डी का नया फाउंडेशन बैच, जो भी बच्चे अभी तैयारी करेंगे इस बार, आपके यार दोस्त कोई भी हो तो उनके लिए आप कह सकते हैं कि हमारा बैच कल से आ रहा है। स्पेशल साइंस का भी फुल कोर्स भी, जिसको जो लेना होगा ले सकता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग कल की कक्षा में। थैंक यू।